गॉड है, वो लिविंग गॉड, उनके जैसा कोई नहीं है। उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी? भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में लंदन में ये एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसको लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। अब भारत और बर्तानिया के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये काफी देर से इसके ऊपर काम हो रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल से निगोशिएशंस हो रही हैं और फॉर्मली साइन हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसमें ये होगा कि जो 99% जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो इंडियन एक्सपोर्ट बर्तानिया में जाएंगे। लेकिन सो फार इट्स अ विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज। और ये आप समझ लें कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उन तक जो बरतानवी जो स्कॉच विस्की है वो बहुत ही कम कीमत में मिलेगी, 75% ड्रॉप मिलेगा। यानी कि अगर 150% टैक्स था तो अब वो 75% ड्रॉप है। सर, इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। तो शायद इससे पहले वो कोई और कंट्री दुनिया का नहीं कर सका। और मेरे ख्याल में वो इसका जो सेहरा है, इसके जो सक्सेस स्टोरी है, वो मेरे ख्याल में द मैन ऑन द स्क्रीन जो है, यकीनन नरेंद्र मोदी साहब को ये क्रेडिट जाता है इस चीज का। तो ये तो है कामयाबी इंडियन गवर्नमेंट की और वहाँ भारत की, कि वो जो है वो पासपोर्ट को अपने ले आई इतना ऊपर, और एक साथ जो है उन्होंने 10 पॉइंट्स ऊपर आए हैं। यूरोपियन यूनियन के एक गुट के बीच में भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जैसे देश शामिल हैं, जो कि $100 बिलियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कमिटमेंट भारत के साथ करने वाले हैं। मोदी जी का मैसेज लाउड एंड क्लियर था, इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। हमारी सॉवरेनिटी को आप टच कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ करना चाहते हैं। मोदी जी ने एक ही बात बोली, एक इशू है, अब उसको ठीक कर दीजिए, हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हैं। हमारे भगौड़े जो यहां पर धांधलियां कर कर भाग गए थे, विजय माल्या और नीरव मोदी, बड़े कंफर्टेबली आपकी कंट्री में वो रह रहे हैं और आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और उन्हें बेल पे बेल देते जा रहे हैं। अगर आपको एफटीए साइन करना है, आपको इन 2-3 लोगों को पकड़कर वापस भेजना पड़ेगा। और आपको मालूम है टाइमिंग जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूके आज की डेट में इकोनॉमिक चैलेंजेस के बीच में से गुजर रहा है, डेस्परेट नीड है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। इंडिया और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, साथ ही साथ जो टाइमिंग जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूके आज की डेट में इकोनॉमिक चैलेंजेस के बीच में से गुजर रहा है, डेस्परेट नीड है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, ताकि अपनी इकोनॉमी को वो बचा सके। लेकिन मोदी जी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। पहले भी जो ऋषि सुनक था उसके टाइम पर भी बातें हुई, लेकिन अर्जेंसी हमने नहीं दिखाई। यानी कि अब हमने बता दिया कि बॉल इज इन यूकेस कोर्ट, आपको पहले एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद हम सोचेंगे। यानी कि जब तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया जाता इन भगौड़ों को वापस लेकर आने के लिए भारत में, तब तक भारत कोई भी काम नहीं करेगा। यह मोदी जी का वायदा हम भारतीयों को है। दोस्तों, इसी को बोलते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड डिप्लोमेसी, जो मोदी जी के अंडर हमने देखी है। राहुल गांधी ने तो चाइना में जाकर बेशर्मी से एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था 2008 में, भारत का सौदा कर दिया था, भारत का भी और अरुणाचल का भी। ये तो शुक्र मनाओ कि मोदी जी आ गए, वरना अरुणाचल के साथ साथ इन्होंने नॉर्थ ईस्ट भी चाइना को देने का वादा कर दिया था। और इंडिया अब एक सुपर पावर हाउस, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, सुपर पावर नहीं, पावर हाउस की तरह ग्लोबल ट्रेड के अंदर आना शुरू हो गया। अब फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 ईयर्स फ्रेजाइल 5 से अब हम यहां तक आ गए हैं कि हर कंट्री हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार है। यूएई, मॉरिशस, आसियान कंट्रीज, इनके साथ तो हमने एफटीए साइन कर लिया क्योंकि उन्होंने हमारे टर्म्स पे काम किया। लेकिन नेगोशिएशन चल रही है इजराइल के साथ, ओमान के साथ, इवन यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन मोदी जी की अप्रोच बड़ी क्लियर है, ट्रेड एग्रीमेंट तभी साइन होगा अगर आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी और हमारे इंटरेस्ट को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आपको वन वे ट्रैफिक चाहिए, भारत की मार्केट चाहिए, बाहर में जाओ। अब देखिए उसका उदाहरण है बांग्लादेश और कनाडा। वो भी कह रहे हैं कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ, लेकिन उनका जो एक्शंस है
दे आर डिफरेंट फ्रॉम जो भीख मांग रहे हैं हमारे से, उससे डिफरेंट है। एक तरफ कहते हैं कि हमने भारत को खत्म करना है, बांग्लादेश बोलता है, कनाडा भी यही बोलता है, यानी कि वो एक रिलायबल पार्टनर्स हैं हमारे, बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो जो जस्ट आउट बनने वाले हैं, उन्होंने तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा भी दे दिया। जितने उग्रवादी हैं उन सबको वहां पर रख दिया, एक हॉस्टाइल एक एटमॉस्फेयर बना दिया अगेंस्ट भारत। बांग्लादेश के अंदर भी जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एट्रॉसिटीज हिंदूज के ऊपर बढ़ती जा रही है। और मोदी जी ने बोल दिया कि ट्रेड पॉलिसी तुम्हारे साथ साइन नहीं होगी, ये हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी में आता ही नहीं है आपके साथ। यानी कि टेबल के ऊपर फाइल पड़ी रहेगी, साइन नहीं होगी जब तक कि उनका स्टैंड भारत के लिए चेंज ना हो जाए। और भाई आईपीएल में एक भी कॉकरोच बांग्लादेश का हमने लिया नहीं है, पाकिस्तान को तो हमने 2009 से ही लेना बंद कर दिया था। ये है डिप्लोमेसी हमारी। और यूरोपियन यूनियन के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब जर्मनी का जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्स, वो भारत में आए हुए थे। स्पेन का प्रधानमंत्री सांचेज वो भी आए हुए थे, और उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने अपने ट्रेड रिलेशंस को भारत के साथ और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन जो है 27 कंट्रीज आती हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वो ईगर है, डेस्परेट है कि किसी तरीके से भारत एफटीए साइन कर ले, लेकिन मोदी जी ने दोबारा से बड़ा क्लियर कर दिया, नहीं होगा। भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। 185 से 177 नंबर पर आया है भारत का पासपोर्ट, जिसको एक बड़ी राइस कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी जंप है, एक बड़ी छलांग है इंडिया की, कि 10 नंबर स्पॉट्स पे वो इतना ऊपर आया है, और ईयर के पहले फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही। तो ये तो है कामयाबी इंडियन गवर्नमेंट की और वहाँ भारत की, कि वो जो है वो पासपोर्ट को अपने ले आए इतना ऊपर, और एक साथ जो है उन्होंने 10 पॉइंट्स ऊपर आए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है। पाकिस्तान बॉटम से चौथे नंबर पर है, नीचे से चौथे नंबर पर आया है, और बहुत ही बुरी रैंकिंग है ये पाकिस्तान की पासपोर्ट के अंदर। वेरी बैड रैंकिंग, वेरी एम्बैरेसिंग रैंकिंग, वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, कि दुनिया के जो सबसे गिरे हुए, सबसे निचले दर्जे पर पासपोर्ट्स हैं, उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल हो रहा है। अच्छा, कभी बहुत पहले ऐसा होता था कि सोचा ही नहीं जा सकता था, ये था कि इतना ऊपर नहीं आता, लेकिन ठीक है दरमियान में, या ओके थोड़ा सबसे डी एंड पर बॉटम से नीचे आएगा, ये कभी नहीं पहले सोचा जाता था, लेकिन अब तो काफ़ी सालों से ऐसा ही हो रहा है। और पाकिस्तान के जो है रैंकिंग, उससे नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, जिसमें यमन, सोमालिया और इराक है। कैन यू इमेजिन? मतलब इसकी भी क्या ज़रूरत थी, सबसे थल्ले चले जाते अब। यमन, सोमालिया के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, यमन के पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, इराक के पासपोर्ट के साथ आपके पासपोर्ट का नाम आएगा। दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। कहाँ देखें पड़ोसी, अब देखें पड़ोसी से जो है आप वो करते हैं कंपैरिजन, पड़ोसी से आप कंपैरिजन करते हैं, और वो जो है उनका पासपोर्ट देखें, वो 10 जंप मार के वो 177 पे आ गया है, और अब जो आपका पासपोर्ट है वो नीचे से जो है वो चौथे नंबर पर है, सोमालिया और यमन के साथ आ रहा है। तो क्या कंपैरिजन है, मैंने दसो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लड़ाई में जितना मर्जी कंपैरिजन कर लें, जंग में सबसे कंपैरिजन की तो ये चीज़ें हैं, इकोनॉमी, पासपोर्ट्स, ये सारे, टूरिज्म, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो ये है सिचुएशन पासपोर्ट्स की। मैंने आपको बता दी है कि ये क्या हालात हैं, तो मेरे बताने ना बताने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जिन्होंने करना है काम ते उन्होंने करना है, जो चंगा इन्हों बनाना है। पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए। आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी। सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं। दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आप समझिए चीज को।
और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीजों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 लाख के 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए, IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं, इस चीज का पता है। उनकी मिसिस कौन है, आपको इस चीज का पता है? मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहां से कहां गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है।